हाँ जी, सभी को नमस्कार दोस्तों। दोस्तों अगर आप रेलवे एनटीपीसी में 12th लेवल पे तैयारी कर रहे हो, तो इस वीडियो को पूरा देखना क्योंकि ये जितने भी प्रश्न मैंने आज की इस वीडियो में लिए हैं, ये सभी प्रश्न आपके रेलवे एनटीपीसी के ग्रेजुएट लेवल 2025 में पूछे गए प्रश्न हैं। तो ये काफ़ी हद तक आपके एग्ज़ाम में हेल्पफुल होगा। हो सकता है कि डिट्टो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछ लिए जाए। तो पूरा वीडियो को देखना, पूरा क्वेश्चन को देखना, जितने भी मैं आपको क्वेश्चन बताऊँगा सबको देखना, एक्सप्लेन करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है, हाल ही में भारतीय वायुसेना द्वारा आयोजित तरंग शक्ति 2024 वायु अभ्यास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ये पूछा गया था। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है, यह भारत और फ्रांस के बीच द्विपक्षीय अभ्यास था। ठीक है, तो यही आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पास सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए मैं आपको व्याख्या भी दे रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए देखिए, तरंग शक्ति 2024 जो कि है भारतीय वायुसेना और फ्रांसीसी वायु एवं अंतरिक्ष बल FASF के बीच पहला द्विपक्षीय वायु अभ्यास है, जिसका आयोजन फ्रांस में किया गया। इसका उद्देश्य जो कि है वायुसेना की आपसी संचालन क्षमता को बढ़ाना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद में रखेंगे। अगला है, किसी कंप्यूटर में किसी फाइल या फोल्डर की लोकेशन और सेव की गई तारीख आमतौर पर कहाँ संग्रहित होती है, ये पूछा गया है आपके एग्जाम में। क्या बोलोगे आप इसको? तो ये आपके फाइल सिस्टम में क्या होती है, सेव होती है, संग्रहित होती है। एक्स्ट्रा फैक्ट में याद रखोगे कि किसी भी फाइल या फोल्डर की जानकारी जैसे उसका नाम, लोकेशन, सेव की गई तारीख या फिर मॉडिफिकेशन डेट जो कि है, ये सभी कहाँ सेव होती है, फाइल सिस्टम में सेव होती है। ठीक है, तो याद में रखेंगे। विंडोज में यह NTFS या FAT32 में हो सकता है। ठीक है, तो ये जितने भी डाटा बता रहा हूँ आप इसको याद में रखेंगे। चलिए, अगला पूछा गया था, भारत में कितने राष्ट्रीय जलमार्ग हैं? तो भारत में जो राष्ट्रीय जलमार्ग हैं उनकी संख्या कितनी है बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, 111 है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। और देखिए व्याख्या क्या रखेंगे कि भारत सरकार ने राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 के तहत 111 जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया। इसमें प्रमुख में क्या याद रखोगे, क्या बोलोगे? गंगा, ब्रह्मपुत्र, ये सभी क्या है, प्रमुख है। ठीक है, तो मैंने आपको प्रमुख बता दिया, बाकी आप इसको देख सकते हैं। चलिए, अगला है आपका, द डिकेडल ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया पॉपुलेशन एज पर कंफ्यूज, मतलब 2011 जनगणना के अनुसार क्या पूछा गया है, जनसंख्या वृद्धि पूछा गया है। ठीक है, तो याद रखेंगे कितना था, 17.64 था। ठीक है, इसको आप एक्सप्लेनेशन देखिए, यहाँ पास क्या बोला गया है कि जो जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या वृद्धि दर 2001-2011 के दशक में के समय में 17.64% रही। यह 2001 की तुलना में कम थी। ठीक है, जबकि 2001 में क्या था, 21.54 था। तो ये डाटा जो बता रहा हूँ आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, देखना। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पास, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है? अब ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करेंगे दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका लिनक्स। ठीक है, लिनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसकी कोडिंग फ्री में उपलब्ध है और इसे कोई भी मॉडिफाई कर सकता है। ठीक है, जबकि विंडोज और मैक जो कि OS हो, प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर है। तो लिनक्स जो कि है, क्या बोलेंगे हम इसको, ओपन सोर्स है जिसको कोई भी मॉडिफाई कर सकता है। ठीक है, तो ये व्याख्या भी आप याद में रखेंगे, इसका PDF मैं आपको दे दूंगा। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार राज्यपाल की न्यायिक शक्तियों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो देखिए, राज्यपाल के न्यायिक शक्तियों से संबंधित यहाँ पास ऑप्शन नंबर सी जो कि है वो सही है कि राज्यपाल दया याचिका पर निर्णय ले सकता है। ठीक है, ये आपका सही हो जाएगा। अब व्याख्या क्या देखोगे यहाँ पास कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161 के अनुसार, ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161 के अनुसार राज्यपाल को अपने राज्य के मामलों में दया याचिका, क्षमा, उपाशमन या निलंबन जैसी न्यायिक अधिकार प्राप्त है। ठीक है, चलिए, ये जितने भी प्रश्न हैं दोस्तों आपके रेलवे एनटीपीसी 2025 में ग्रेजुएट लेवल में पूछे गए हैं। 100% चांस बनते हैं आपके 12th लेवल में पूछे जाने के, इसलिए अच्छे से कर लेना। अगला है, रणजी ट्रॉफी 2024-25 का 90वां सीजन जो कि 90 सीजन जो कि था, उसका विजेता कौन है? तो क्या बोलोगे इसको आप? मुंबई बोलोगे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पास सही हो जाएगा। व्याख्या देखेंगे आप यहाँ पास कि मुंबई ने रणजी ट्रॉफी 2024-25
जो कि 90वां संस्करण हुआ था, उसमें 42वीं खिताब जीता, 42वीं बार, ठीक है। और यह खिताब अपने नाम किया मुंबई ने। यह घरेलू क्रिकेट में सर्वाधिक बार जीता गया टीम है, जो कि मुंबई है, ठीक है। कितने नंबर पर? 90 संस्करण हुआ था जिसमें 42 बार जीता गया, ठीक है। चलो, अगला है सामान्य सर्दी में से अधिकांश लोग आसानी से ठीक क्यों हो जाते हैं? जो सामान्य सर्दी होती है उसमें अधिकांश लोग ठीक क्यों हो जाते हैं? तो ये पूछा गया है। क्या बोलोगे? ये सिंपल सी बात है, ये एक वायरस जनित है और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता इसे समाप्त कर देती है ना। शरीर की जो आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है उसको समाप्त कर देती है, ठीक है। तो इतना ही है आपका। सामान्य सर्दी एक वायरल जो कि संक्रमण है, वायरस जो कि है, जो शरीर की इम्यून सिस्टम द्वारा आमतौर पर कुछ दिनों में ही ठीक हो जाती है, इसलिए ये गंभीर नहीं होती है, ठीक है। चलो, अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन रॉलेट एक्ट के संदर्भ में सही नहीं है? ये पूछा गया, आप एग्जाम में याद में रखेंगे। तो क्या बोलोगे आप? सीधा आंसर में चलता हूं मैं कि यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा समर्थन प्राप्त था। तो यही बस सही नहीं है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पास क्या किया गया था कि रॉलेट एक्ट को भारतीय नेताओं ने कड़ा विद्रोह किया था, विरोध किया था उसका, ठीक है। यह कानून बिना किसी मुकदमे के गिरफ्तारी की अनुमति देता है, ठीक है। तो ये था, और कांग्रेस ने इसका विरोध किया था और जलियांवाला बाग कांड उसी विरोध में हुआ था। ये तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इतना एक्सप्लेन होकर बता रहा हूँ आपको, काफी हेल्प होगा आपके लिए। अब देखिए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है, भारत का देशांतरीय विस्तार पूर्व में पश्चिम तक कितना है? तो क्या बोलोगे? 68 डिग्री 7 ई से 97 डिग्री 25 ई तक, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी यहाँ पास सही हो जाएगा, ठीक है। व्याख्या देखिए यहाँ पास कि जो भारत का देशांतरी विस्तार जो कि है 68.7 पूर्व देशांतर से 97.25 पूर्व देशांतर तक है, ठीक है। इस प्रकार भारत में समय का अंतर पूर्व से पश्चिम तक लगभग 2 घंटा का होता है, पता होना चाहिए आपको। यह जो कि क्या बोलेंगे, पूछा गया था आपके एग्जाम में, ठीक है। चलिए, अगला है आपका यहाँ पास, 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का खिताब किस टीम ने जीता? ये पूछा गया था। तो क्या बोलोगे आप इसको? तो ये बोलोगे आप, हॉकी झारखंड ने जीता था, ठीक है। और व्याख्या क्या याद रखोगे यहाँ पास कि 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर जो कि महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 है वो झारखंड ने जीता, है ना। शूट आउट में हराकर जीता था खिताब। किसने, किसको हराया था? हरियाणा को हराया था। झारखंड ने हरियाणा को हराकर शूट आउट में क्या जीता था, है ना। शूट आउट में हराया था उसको, तो याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है आपका यहाँ पास कि ईटी की रिपोर्ट के अनुसार भारत का पहला हाइपर लूप टेस्ट कहाँ तैयार किया गया है और इसकी लंबाई कितनी है? पूछा गया है। क्या बोलोगे आप? तो ये हो जाएगा आईआईटी मद्रास 422 मीटर, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे, आईआईटी मद्रास में 422 मीटर लंबाई इसकी, ठीक है। व्याख्या याद रखोगे कि इकोनॉमिक टाइम्स ऑफ इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार आईआईटी मद्रास में विकसित देश का पहला हाइपर लूप टेस्ट ट्रैक 422 मीटर लंबा है, ठीक है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बता दिया है। अगला प्रश्न याद रखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन एब्सॉल्व पॉवर्टी ऑफ रिलेटिव पॉवर्टी के बीच अंतर को सही दर्शाता है? तो यहाँ पास कथन वथन सब संबंधी क्वेश्चन पूछे गए थे, जो आपको डिट्टो आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं। याद रखेंगे क्या होगा, एब्सॉल्व पॉवर्टी एक तय सीमा से नीचे जीवन स्तर का पूर्ण अभाव, ये चीजें है ना। तो क्या ऑप्शन में क्या था आपका? ये रिलेटिव पॉवर्टी समाज की औसत में तुलना में गरीबी है, ये पूछा गया है ना। तो यहाँ पास ऑप्शन नंबर ए जो कि है सही हो जाएगा, ठीक है। अब व्याख्या देखिए, यहाँ पास व्याख्या क्या है कि जो क्या बोलेंगे, बहुआयामी गरीबी जैसे कि न्यूनतम कैलोरी, स्वास्थ्य और शिक्षा की कमी को दर्शाता है, जबकि रिलेटिव पॉवर्टी किसी समाज या समूह की औसत आय स्तर, जीवन स्तर की तुलना को दर्शाता है, ठीक है। तो याद में रखेंगे आप, ठीक है। चलिए, अगला है, ब्रिटिश फ्री ट्रेड नीति का भारतीय कपड़ा उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ा? तो इसका जो कि प्रभाव पड़ा भाई, क्या प्रभाव पड़ा कि मशीन आधारित ब्रिटिश वस्त्रों ने भारतीय हस्तशिल्प को प्रतिस्थापित किया, मशीन से सब चीज होने लगी, ठीक है। ये चीज याद रखेंगे। व्याख्या में याद रखेंगे कि ब्रिटिश फ्री ट्रेड नीति ने भारत में मशीन आधारित वस्तुओं का निर्यात आसान बनाया, जिससे स्थानीय हथकरघा और हस्तशिल्प भारी हानि से गुजरे। उनका नुकसान हुआ, सिंपल सी बात है। जब जब क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मशीनों से सब चीज हो गया, है ना। तो हथकरघा हस्तशिल्प से संबंधित चीजें क्या हो गई, नुकसान हो गई, ठीक है। चलिए, अगला है, जब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल को XLS एक्सटेंशन के साथ सेव किया जाता है तो इसका तात्पर्य क्या है? ये पूछा गया था। तो क्या बोलोगे आप इसको? यह पुरानी बाइनरी फॉर्मेट है एक्सेल, जो कि 97 से लेकर 2003 थे,
ठीक है, तो याद कर रखेंगे ऑप्शन नंबर बी यहाँ पास सही हो जाएगा। ठीक है, व्याख्या देखेंगे यहाँ पास कि एक्सेल एक्स जो कि है एक्सटेंशन जो कि है एक्सेल जो कि 97 से 2003 के पुराने बाइनरी फॉर्मेट को इंगित करता है, जबकि नया जो कि है एक्सएमएल आधारित है, जिसे फॉर्मेट ये आप याद में रखेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीजें है। ठीक है, आपको अभी इंपॉर्टेंट नहीं लगेगा, आप जब आपके एग्जाम में पूछेगा ना तब आपको समझ में आएगा कि सही में ये क्वेश्चन पूछेगा ऐसे करके। ठीक है, अगला बताइए भाई, भारतवर्ष में सीधे ब्रिटिश क्राउन के शासक में कब आया? भारतवर्ष में सीधे ब्रिटिश क्राउन के शासक में कब आया पता है आपको? 1858 में आया। ठीक है, 1858 में याद रखेंगे। व्याख्या क्या याद रखोगे कि भारतवर्ष ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बजाय बरहटिस राज्य का शासन, ब्रिटिश शासन, ठीक है, 1858 से सीधे ब्रिटिश सरकार द्वारा नियंत्रित होने लगा। ठीक है, चलिए, ये पूछा गया था कि मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है? याद में क्या रखोगे आप? सिंधु नदी के तट पर स्थित है आपका मोहनजोदड़ो, जो कि है ऑप्शन नंबर डी यहाँ पास सही हो जाएगा। व्याख्या क्या याद रखोगे यहाँ पास कि व्याख्या में क्या याद रखोगे? मोहनजोदड़ो सिंधी है ना, मोहनजोदड़ो जो सिंधी सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख नगरी थी और सिंधु नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, चलो, अगला है किसे प्यार से भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है पता है आपको? मोतीलाल नेहरू को कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, एक्स्ट्रा फैक्ट मैं बताते चल रहा हूँ आपको, जिससे क्या होगा, आपको हेल्प होगा कि मोतीलाल नेहरू को उनके अनुभव और राजनीतिक मार्गदर्शन के लिए कांग्रेस और भारतवासियों ने स्नेहपूर्वक ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा। ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, अगला बताइए यहाँ पास कि जागोई और चोलोम किस शास्त्रीय नृत्य के दो भाग है? बताओ भाई, ऐसे प्रश्न पूछे आपके एग्जाम में। तो भरतनाट्यम के प्रकार याद में रखेंगे। व्याख्या में बता देता हूँ आपको कि भरतनाट्यम नृत्य की संरचना में जागोई पूजा आराम जिसको बोलते हैं और चोलोम जिसको नाट्य नृत्य का भाग बोलते हैं, ये दोनों क्या है, अनुभाग है इसके। ठीक है, चलिए, अगला देखते हैं यहाँ पास कि मांड लोक संगीत किस राज्य से संबंधित है? बताइए। तो ये आपके राजस्थान से संबंधित याद रखेंगे। व्याख्या क्या होगा इसका कि मांड जो कि है राजस्थानी लोक संगीत की एक शैली है। ठीक है, जिसे विशेषकर शादी ब्याह और उत्सवों में गाया जाता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मैं चाहूंगा कि आप जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ सबको कर लेना, ये आपके एग्जाम के लिए 80% से 90% काम यही कर देगा। ठीक है, चलो।